जबकि उनका खुद का घर है, खुद की जमीन है, सब कुछ खुद का होने के बाद भी उनके पास खुद का कुछ भी नहीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा अगर जुल्म किसी कौम के ऊपर किया गया, किसी कम्युनिटी के ऊपर किया गया है, तो वो ये रोहिंग्या मुस्लिम्स है। वो सिटीजनशिप ही नहीं दी गई, वहां पर वो लोग टोटली उधर से उनको निकलना पड़ा। उस टाइम से वो इधर उधर भटक। उनको सबसे ज्यादा सक्सेसफुल सेटलमेंट रिफ्यूजी माना जाता है। आज भी वर्ल्ड का सबसे ज्यादा अगर सक्सेसफुल सेटलमेंट कोई रिफ्यूजी ये है तो वो 80,000 लोग जो तिब्बतन से इधर आए थे वो आते। That slaughter was Myanmar's root. आजादी का दौर ही कहाँ से शुरू होता है? एक रिफ्यूजी कैंप से शुरू होता है। 1 साल की बच्ची है, माँ के आंखों के सामने वो जल के राख हो गई। जब माँ के आंखों के सामने वो जल के राख हो जाती है तो माँ के साथ रेप करते और रेप करने के बाद माँ को भी जला देते। उस वक्त तकरीबन 75,000 से जायद, ये कोई कम तादाद नहीं है, 75,000 से जायद औरतों को के साथ रेप किया गया, उनका कत्ल किया गया। स्टार्ट होता है 2003 में। जी 2003 में अमेरिका इराक को इन्वेंशन करता है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज से हम एक राब्ता-नामी उर्दू पॉडकास्ट का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसका मकसद सिर्फ यही है कि हम अपने माशरे में अक़ली शऊर पैदा कर सकें और हमारे माशरे को हर एक शोबों में तरक्की पर ले जा सके। तो आज के इस पहले एपिसोड में हम बात करेंगे रिफ्यूजी प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, यानी कि इंडिया में क्या क्या रिफ्यूजी प्रॉब्लम्स हुए हैं और वर्ल्ड में क्या क्या रिफ्यूजी प्रॉब्लम हुए, उसके ऊपर कुछ चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और रोहिंग्या मुस्लिम्स के बारे में भी कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि रोहिंग्या मुस्लिम कौन है, कहाँ से आए हैं और क्यों इनके ऊपर इतना जुल्म सितम किया जा रहा है। और ऑपरेशन पुशबैक के बारे में भी कुछ समझने की कोशिश करेंगे, जो बांग्लादेशियों के लिए चलाया गया था। जो बांग्लादेशी इलीगली तौर पर हिंदुस्तान में आए थे, उनको वापस बांग्लादेश भेजने के लिए ये चलाया गया था। और एपिसोड को एक सवाल के साथ शुरू करता हूँ। तो मैं हमारे अलमास भाई से सवाल पूछना चाहता हूँ कि एक इंसान को सबसे ज़्यादा सुकून अगर चाहिए तो उसको सबसे ज़्यादा सुकून कहाँ मिलता है? जब बात सुकून की हो तो हम खुद अपने माहौल में गौर करेंगे तो हमें मालूम चलता है कि हमें कहाँ सुकून मिलता है। जब हम अपने फैमिली के साथ, हम अपने खुद को एक सोच कर देखें तो हम अपने फैमिली के साथ, अपने मुल्क में आज़ादी के साथ, अपने भाई बहन माँ बाप के साथ रहें तो सबसे ज़्यादा हमें सुकून इसी वक्त हासिल होता है कि हम अपने आज़ाद मुल्क में अपने घर वालों के साथ, अपने ख़ानदान वालों के साथ रहते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें खुशी महसूस होती है। लेकिन इसी बीच जब हम अपने फैमिली के साथ खुश रहते हैं, अपने घर में, अपने मुल्क में, जब हम अच्छी खासी एक खुशहाली वाली जिंदगी गुजार रहे होते हैं, अचानक से फिर एक ऐसी सिचुएशन आए या फिर एक ऐसा मसला दरपेश आए जिस वक्त हमें हमारे खुद के घर में रहने में, हमारे खुद के फैमिली के साथ, हमारी खुद की जमीन पर, जिस जमीन पर हम बच्चे में खेलते थे और जवानी में उधर की धूप की तपिश को बर्दाश्त किए, इस ऐसी जगह पर जहाँ पर हमें हमेशा सुकून मिलता हो, ऐसी जगह पर रहना ही हमारा मुश्किल हो जाए, रहना ही माहौल हो जाए। जैसे कि अभी बहुत सारे इसमें देश में देख सकते हैं कि बहुत सारे एज ए रिफ्यूजी इधर उधर भटक रहे हैं। कोई दूसरे कंट्री में रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं, कोई खुद की कंट्री में ही रिफ्यूजी कैंप में रहे, जबकि उनका खुद का घर है, खुद की जमीन है, सब कुछ खुद का होने के बाद भी उनके पास खुद का कुछ भी नहीं। जैसे कि अभी हम लोग आखिरी मई में देख सकते हैं कि पहलगाम में एक अटैक हुआ था जिसमें बहुत सारे हिंदुस्तानी मारे गए थे और बहुत सारे टेररिस्ट भी मारे गए थे। तो इसकी वजह से इंडियन अथॉरिटी के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन सिंदूर, और उसी मई के अंदर एक और ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन पुशबैक। वो इसलिए था कि जितने बांग्लादेशी इलीगली तौर पे हिंदुस्तान में रह रहे हैं अपनी आइडेंटिटी छुपा करके, उनको वापस उनके मुल्क भेजना। लेकिन प्रॉब्लम इस वक्त आया कि बांग्लादेशियों के साथ बहुत सारे रोहिंग्या मुस्लिम इस ऑपरेशन का शिकार हो गए। रोहिंग्या बोले तो म्यांमार में एक जगह है राखिन, उसके कुछ एक कम्युनिटी है जिनके ऊपर इतना सारा जुल्म किया गया, इतना जुल्म सितम किया गया, उनके छोटे छोटे बच्चों को मार दिया गया, उनके पूरे गांव को जला दिया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक, यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा अगर जुल्म किसी कौम के ऊपर किया गया, किसी कम्युनिटी के ऊपर किया गया है तो वो ये रोहिंग्या मुस्लिम्स है। आज हमारे सामने फ़लस्तीन के इश्यूज़ है, सूडान के इश्यूज़ है, वो तो सब हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर उसका चर्चा हो रहा है, सब मीडिया वाले उनके बारे में बता रहे हैं। लेकिन ये रोहिंग्या मुस्लिम के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहे, रोहिंग्या मुस्लिम के बारे में कोई बता रहा नहीं है। उनके ऊपर इतना जुल्म सितम किया गया कि वो अपना देश छोड़ करके आने के लिए, अपनी मादरी जगह छोड़ कर आने पर मजबूर हो गए। कुछ लोग बांग्लादेश गए, कुछ लोग इंडोनेशिया गए, कुछ लोग हमारे देश में आकर के रह रहे थे। लेकिन जब अभी जो गुजरा हुआ मई है उसमें जब ऑपरेशन पुशबैक लाया गया तो उसमें इन लोग शिकार हो गए।
मतलब एक रिपोर्ट के मुताबिक 123 बांग्लादेशी को उनके देश वापस भेजा गया, लेकिन उसमें से 43 लोग रोहिंग्या मुस्लिम थे। उनकी भी आंखों पे पट्टी बांधकर उन्हें बेरहमी से दरिया में डाल दिया गया। जब बात आपने छेड़ दी है रोहिंग्या मुस्लिम के बारे में, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये रोहिंग्या मुस्लिम जनाब, जैसा कि आपने कहा, ये बहुत ही पुराने टाइम से, बहुत ही पहले से इनके ऊपर ये जुल्म और तशद्दुद किया जा रहा है। क्योंकि 1785 में रोहिंग्या मुस्लिम को 1785 में जब म्यांमार में कोमोंग डायनेस्टी आती है, तो अराकिन के असल लोग जो थे वो रोहिंग्या मुस्लिम थे। उसके बाद उस टाइम जब कोमोंग डायनेस्टी आई, तो उधर बामर एथिक्स लोग आए। बामर एथिक्स जब इधर आए, तो उधर रोहिंग्यास का जिंदगी एकदम जीना माहौल कर दिए थे। तो वहां से रोहिंग्यास सबसे फर्स्ट टाइम अपनी जिंदगी, अपनी जान बचा करके अपने पड़ोस में ब्रिटिश बंगाल में उधर एक चित्ता गांव बोल के एक जगह थी, जी। उधर चले जाते हैं। फिर जब 18th सेंचुरी के लास्ट में जब ब्रिटिश म्यांमार को भी कब्जा कर लेता है, तो उस टाइम उधर अराकिन खाली हो जाती है। तो उस टाइम ब्रिटिश इनसे रोहिंग्या मुस्लिम से कहता है, सॉरी, उधर चित्तागोंग में आकर के कहता है कि अभी अराकिन क्या है, खाली है, उधर अच्छी फर्टिलिटी है, उधर अच्छा रहने का भी एक अच्छा जगह है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आराम से आकर के उधर रह सकते हो। तो उस टाइम रोहिंग्यास के साथ ना कुछ बंगाली भी आ जाती है, और प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हो जाता है। वो जी। कुछ बंगाली जो साथ में आते हैं, तो उसके बाद फिर 18th सेंचुरी के लास्ट में जब 1948 में जब ब्रिटिश का कब्जा खत्म, रूल खत्म होता है, तब वहां से आपस में उनका भेदभाव स्टार्ट होता है। वो लोग कहते हैं कि ये जो बंगाली है, बंगाली हमारे साथ नहीं रहेंगे। बंगाली को भगाने के नाम पे म्यांमार वाले बोलते हैं कि ये जब आए थे ना हम, तो उस टाइम बंगाली भी आ गए थे, और उन बंगालियों में ना रोहिंग्यास को भी गिन लेते थे ये लोग। तो उस टाइम से उनको परेशान करते थे, उस टाइम से उनको उधर रहने नहीं देते थे। इसी वजह से उधर सिविल वार उस टाइम से ही चलता आ रहा है। फिर लास्ट जी। में 1982 में म्यांमार में सिटीजनशिप एक्ट ही लाया गया, उसमें रोहिंग्यास को सिटीजनशिप ही नहीं दी गई। वहां पर वो लोग टोटली उधर से उनको निकलना पड़ा। उस टाइम से वो इधर उधर भटक रहे हैं। उनके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म और सितम किया गया। जब रोहिंग्यास की बात आती है तो मेरे दिमाग में बस एक ही किस्सा घूमता है। एक 20 साल हसीना बेगम और उसकी एक छोटी बेटी शोफिया, उसके किस्से हमेशा दिलो दिमाग में घूमते रहते हैं कि उनके साथ जो हुआ वो पूरी दुनिया को आज देखना चाहिए कि उनके साथ आखिर क्या हुआ है। आज हम अपने, जब हमारे माँ बाप, जब हमारे बहन भाई के साथ होगा, हमारे बच्चों के साथ होगा, तब हमें वो एहसास होगा। असल में हुआ क्या, सब चीज़ नॉर्मल चल रहा था। सुबह 8 बजे था, तो सुबह 8 बजे नॉर्मल एक इंसान गाँव में क्या करता है, अपने बच्चों की स्कूल की तैयारी करता है, नाश्ते की तैयारी करता है, वैसे सब कुछ चल रहा था। तो करेक्ट 8 बजे मिलिट्री फोर्स आती है, म्यांमार की मिलिट्री फोर्स आती है। एक टोली टोला बोल के गाँव है, उसको चारों तरफ से घेर लेती है। चारों तरफ से घेरने के बाद जितने भी उधर पे लोग रहते हैं, जितने भी सबको एक नदी के किनारे जमा कर देती है, और तमाम जितने भी मर्द होते हैं, जितने भी आदमी होते हैं, उनके सीनों पर बंदूक तान करके सबको एक एक करके मार देते। और सिर्फ मारते नहीं है, मारने के बाद उनकी लाशों को उनके घर वालों के सामने, उनके छोटे छोटे बच्चे 1 साल के 2 साल के, उनकी बीवी बाल बच्चे, उनके सामने उनकी लाशों को नदी में फेंक देते। बस इतना ही नहीं, इतनी बेरहमी है, मतलब इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। इतनी बेरहमी है कि जितने छोटे छोटे बच्चे, जिनकी अभी उम्र है कि वो अपने हाथ में कलम कागज को पकड़े, स्कूल में जाके कुछ सीखे, उनको उनके घर में बंद करते अपनी माओ के साथ। उसके बाद वो घर में आग लगा देते, घासलेट फेंकते हैं, उस घर में आग लगा देते। तो उस वक्त ये जो 20 सालाना हसीना बेगम थी, वो अपनी बच्ची को, माँ के दिल में बच्चे की थोड़ा दर्द होता है, तो अपनी 1 साल की बच्ची शोफिया को अपने सीने से लगाती है और अपनी शॉल से छुपा लेती है। तो इसी चीज को एक सोल्जर देख लेता है, एक मिलिट्री का आदमी देख लेता है, और वो उसके पीछे दौड़ने लगता है। माँ भी दौड़ती है, वो सोल्जर भी दौड़ता है, लेकिन माँ कितनी दूर दौड़ेगी, सोल्जर उसको पकड़ता है, उसकी बच्ची को छीनता है, 1 सालाना बच्ची को माँ की गोद से छीनता है, माँ के सीने से छीन लेता है, और छीनने के बाद जो दहकती हुई आग लगी थी उस आग में फेंक देता है। 1 साल की बच्ची है, माँ के आंखों के सामने वो जल के राख हो गई। जब माँ के आंखों के सामने वो जल के राख हो जाती है, तो माँ के साथ रेप करते, और रेप करने के बाद माँ को भी जला देते। इतना, इस कदर का खतरनाक जुल्म होता है। इसलिए लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए, अपने बाल बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए, अपने बाल बच्चों का फ्यूचर सही करने के लिए अलग अलग देशों में जाते हैं। कुछ लोग हिंदुस्तान में भी आए थे, लेकिन जब हिंदुस्तान में 2025 में ऑपरेशन पुशबैक आया, तो उसमें ये रोहिंग्यास बेचारे फंस गए। उनके ऊपर भी ये ऑपरेशन शिकार हो गया, और उन्हें भी उनकी आंख पे काली पट्टी बांध करके उन्हें उसमें फेंक दिया गया, दरिया में फेंक दिया गया। जब रेफ्यूजी प्रॉब्लम देखें तो ये इंडिया में पहला रेफ्यूजी प्रॉब्लम नहीं है। जब हमारी तारीख की तरफ देखते हैं, यानी कि हमारे जो हिस्ट्री है, इंडिया की हिस्ट्री
जब हमारा मुल्क आज़ाद होता है, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा होता है, तकसीम हिंद होता है और पाकिस्तान वजूद में आता है, हिंदुस्तान वजूद में आता है, तो उस वक्त जो हमारा आज़ादी का दौर था 1947 के टाइम पर, क्या होता है कि जो हमारा आज़ादी का दौर ही कहाँ से शुरू होता है, एक रिफ्यूजी कैंप से शुरू होता है। रिफ्यूजी कैंप से शुरू होता है। तकरीबन 7 मिलियन लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ हिजरत करते और उसी तरह 7 मिलियन लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ हिजरत करते थे, हिजरत किए थे। तो ये जो दुनिया का सबसे बड़ा हिजरत होके माना जाता है, कि दुनिया की तारीख में सबसे बड़ा हिजरत होके माना जाता है। तो इस हिजरत ये जो हिजरत था, ये जो पार्टीशन के टाइम पे, तो ये हिजरत में सिर्फ एक हिजरत नहीं थी, इसमें तकरीबन 1 से 2 मिलियन लोग अपनी जानें गंवा बैठे थे बेघर होने की वजह से और भूखमरी की वजह से, और जो मजहबी फसादात थे उस वक्त, मजहबी फसादात, दंगों की वजह से तकरीबन 2 मिलियन लोग तक अपनी जानें गंवा बैठे थे। और इतना ही नहीं, 12 से 20 मिलियन लोग बेघर हो चुके थे, ना उनके पास कोई ठिकाना था रहने का। अगर रिफ्यूजी कैंप भी था तो उस वक्त उसमें इतने सहूलियात, इंतजाम जो रिफ्यूजी कैंप में रहने चाहिए, मेडिसिन के या तो खाने पीने के, यहाँ तक कि नहाने की तो दूर की बात थी, उधर पीने के लिए भी पानी का एक इंतजाम नहीं था। पीने के लिए भी एक गंदा सा जो मिट्टी वाला पानी था वो था। और इतना ही नहीं, उस वक्त लड़कियों के बारे में एक इंसानियत उस वक्त मर चुकी थी। जो औरतों के जो हुकूक थे उसको ना मजहब देखते थे उस वक्त, जो औरत हाथ लगती उसको अपना लेते थे, उसको कब्जा कर लेते थे। उस वक्त तकरीबन 75,000 से जायद, ये कोई कम तादाद नहीं है, 75,000 से जायद औरतों को के साथ रेप किया गया, उनका कत्ल किया गया, उनको अगवा किया गया, उनके साथ जबरदस्ती शादी करने पर मजबूर किया गया। और ये जो पार्टीशन का टाइम था, जो तकसीम हिंद और पाकिस्तान का टाइम था, तो उसमें सबसे ज़्यादा हिजरत का जो प्लेस था, मेन सेंटर था, वो पंजाब से लेकर लाहौर तक था। तो इस पंजाब से लाहौर तक जो खून रेजी होती है, औरतों का कत्ल होता है, उनको अगवा किया जाता है, ये सब माहौल को एक उधर की एक शायरा रहती है पंजाब की, अमृता प्रीतम नाम है उनका, वो अपने मशहूर नज़म, ज़माना की मशहूर नज़म है और पंजाबी अदब की बहुत मशहूर और मारूफ नज़म है। वो नज़म का उन्वान यूँ है कि आज अक्खा वारिस शाह नू, एक पंजाबी है। तो इसमें एक वारिस शाह बोल के एक 18वीं सदी के शायर रहते हैं, उनसे गुजारिश करती हैं कि आपने जिस तरह हीर रांझा की मौत पर एक नज़म लिखी थी और पंजाब के लोगों के दरमियान क्या किया था, अमन सलामती का पैगाम फैलाया था, तो आज पंजाब की जो हज़ारों बेटियां, उनका कत्ल किया गया, उनकी इस्मत रेजी की गई, उनको अगवा किया गया, उनका कत्ल किया गया। उनके कत्ल से जो आज जो चिनाब रिवर है, उधर की चिनाब नदी, वो उनके खून से भर चुकी है। तो आप अपनी कब्र से उठे और ये जो बेटियां हैं, इनके दर्द को अपने नज़म में महफूज करें और पंजाब के लोगों के दरमियान अमन सलामती का पैगाम दे। आपने जब कहा पंजाब के एक अफसाना निगार के बारे में, तो मुझे भी एक याद आ रहा है, हसन मंटू है ना, सादत हसन मंटू, उनकी एक अफसाना है खोल दो जी। ये अफसाना सिराजुद्दीन की कहानी है, जिसमें उनकी बेटी सकीना गुम हो जाती है, तो उसको तलाश करना शुरू करते हैं। तो उस टाइम रजाकार वाले कुछ वॉलंटियर्स होते हैं, 8 वॉलंटियर्स होते हैं, तो वो सिराजुद्दीन को भरोसा दिलाते हैं कि मैं आपकी बेटी को खोज दूंगा। उसके बाद फिर वो लोग कुछ दिन बाद उनकी बेटी को पा भी लेते हैं। जब उनकी बेटी उनको मिल जाती है तो बहुत ही माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहती है। तो उसके बाद वो 8 लोग मिल करके उस बच्ची के साथ, 17 साल बच्ची के साथ रेप करते हैं और बार बार रेप करने के बाद रेलवे ट्रैक के पास यूं ही फेंक देते हैं। तो फिर कुछ आवाम को मिलता है वो बॉडी, तो उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं। बिलाखिर सिराजुद्दीन को भी पता चलता है कि हॉस्पिटल में एक लड़की की बॉडी आई है, तो जाता है, देखता है उसकी बेटी ही रहती है। तो डॉक्टर जब उसके पल्स रेट चेक करता है ना, बहुत ही कम पल्स रेट रहते हैं। उसके बाद फिर वो सिराजुद्दीन को डॉक्टर बोलता है खिड़की खोल दो। जब लड़की ये खोल दो वर्ड सुनती है ना, खोल दो, तो अपने इजार बंद को खोलती है और अपने सलवार को नीचे करने लगती है। ये देख करके ना सिराजुद्दीन के शक्ल पे थोड़ी सी रौनक आती है और वो चिल्ला उठता है कि मेरी बेटी जिंदा है। बट उसी पल डॉक्टर का सर से लेके पांव तक डॉक्टर पसीना पसीना हो जाता है, ये सोच कर कि इस बेचारी बच्ची के साथ कितना ज्यादा जुल्म किया गया है। लेकिन महताब भाई, ये जो हुआ उसके लिए मैं भी बहुत दुखी हूँ कि इस रिफ्यूजी में बहुत दुखा। लेकिन हर एक रिफ्यूजी इस तरह का नहीं है, मतलब हर एक रिफ्यूजी इस कदर दर्दनाक वाक़ये से नहीं गुजरे, क्योंकि
1959 में भी हमारे देश में एक रिफ्यूजी प्रॉब्लम हुआ था, जिसमें चाइना से तिब्बतियन लोग हिंदुस्तान में 80,000 लोग आए थे। जे दलील नामा के अंडर में 80,000 लोग दलील नामा के साथ जरा आए थे। उनको सबसे ज्यादा सक्सेसफुल और सेटलमेंट रिफ्यूजी माना जाता है। आज भी वर्ल्ड का सबसे ज्यादा अगर सक्सेसफुल और सेटलमेंट कोई रिफ्यूजी ये है तो वो 80,000 लोग जो तिब्बतियन से इधर आए थे वो आते। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब थे, तो उन्होंने पूरे 80,000 का इंतजाम करके उन्हें इधर पे सेटल किया था। आज भी उनका जो सेंटर है वो हमारे हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में है, और उनके अभी भी बहुत सारी कॉलोनी, कुछ कर्नाटका में, दार्जिलिंग में और हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से में अभी भी उनकी ये कॉलोनी मौजूद है। तो बोलने का मतलब ये है कि मतलब अभी फिलहाल मतलब हर एक जो रिफ्यूजी प्रॉब्लम है वो इस खतरनाक वाक्य से नहीं, मतलब कुछ सक्सेसफुल भी हुआ है। इसको सब वर्ल्ड का सबसे ज्यादा सक्सेसफुल सेटलमेंट माना जाता है। लेकिन उसके बाद भी एक और इंडिया में रिफ्यूजी प्रॉब्लम हुआ था, जो कि 1971 में हुआ था। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान था उस वक्त। तो वेस्ट पाकिस्तान वाले उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर एक जेनोसाइड चलाते हैं। क्यों चलाते हैं? तो इसका मकसद, जब ईस्ट पाकिस्तान वाले थे, जो अभी बांग्लादेश है, वो ईस्ट पाकिस्तान वाले थे उस वक्त, तो वो लोग क्या है, एक बंगाली लोग थे, तो वो लोग अपना एक खुद का मुल्क चाहते थे कि हम वेस्ट पाकिस्तान से, यानी कि अभी जो पाकिस्तान है उससे आज़ाद होकर हम अपना एक बांग्लादेश बोल के एक नया मुल्क बनाना चाहते हैं। तो ये एक जो उनके अंदर एक शुरू होता है अपना मुल्क बनाने के लिए, तो उसके खिलाफ वेस्ट पाकिस्तान वाले एक जेनोसाइड चलाते हैं 1971 में। तो उस जेनोसाइड में अक्सर लोग जो शिकार होते हैं जेनोसाइड का, वो लोग अक्सर हिंदू लोग रहते हैं। तो हिंदू लोग उस वक्त वो जेनोसाइड से बचने के लिए तकरीबन 10 मिलियन वो बांग्लादेश के जो बंगाली हिंदूज थे, वो क्या है, इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करते हैं और इंडिया में आके रिफ्यूजी की तरह रहने लगते हैं। और वो लोग आसाम में, बंगाल में, त्रिपुरा, मेघालय जैसे इलाकों में आकर बस जाते हैं। तो ये जो उस वक्त 1971 में जो 10 मिलियन लोग आए थे, अगर वो अभी नहीं आते तो इतना रोहिंग्या लोगों को इतना क्या तकलीफ नहीं होती, जैसा कि अभी बताया गया था कि तो उनको पुशबैक में अभी जो ऑपरेशन चला उसमें उनको समुद्रों में ऐसे ही डाल नहीं दिया। अगर वो लोग उस वक्त नहीं आते, यानी 1971 में अगर वो जो रिफ्यूजी लोग नहीं आते, तो अभी जो प्रॉब्लम हो रहा है इंडिया में, ऑपरेशन पुशबैक भी लाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो हिंदुस्तान में भी हम लोग ये रिफ्यूजी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, वो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि हम पूरे आलम में भी देख सकते हैं कि पूरे आलम में भी सेम यही रिफ्यूजी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। जैसे कि हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, ये शाम के मुसलमानों को मार दिया जा रहा है, शाम के मुसलमानों के ऊपर बहुत ज़्यादा बेरहमी की जा रही है, उनके बच्चों को जला दिया जा रहा है, उनके घरों को जला दिया जा रहा है। हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि वो जो शाम है यानी सीरिया, उनके पूरे घर को जला दिया, उनके साथ बेरहमी की जा रही है। तो हम अपने बचपन से ये भी देखते आ रहे हैं कि हमारी मस्जिदों में उनके लिए दुआएं होती है, बाकायदा उनके लिए दुआ करते हैं। बल्कि हमारे जो इमाम होते हैं वो क्या बोलते हैं, उनके बारे में हमें बताते हैं कि ऐसा ऐसा है। असल में ये जो सीरिया का यानी ये जो शाम का जो रिफ्यूजी प्रॉब्लम है वो 2011 से शुरू होता है। जब बशार अल असद हुकूमत में थे उस वक्त एक अरब स्प्रिंग चला था। अरब स्प्रिंग बोले तो लोग अपने हुक्मरान के खिलाफ हो गए थे, यानी कि लोग का ऐसा मानना था कि हमें डिक्टेटरशिप नहीं चाहिए, हमें डिक्टेटरशिप हटा के डेमोक्रेसी चाहिए। तो इसके लिए लोग बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किए थे, रोड पर आ गए थे, इस तरह से किए थे। तो उस वक्त क्या होता, सीरिया के अंदर बहुत ज्यादा वायलेंस हो गया था। उसमें 13.2 मिलियन लोग इस सीरिया के जो वायलेंस था उसमें शामिल थे, जिसमें से 6.7 मिलियन लोग अपना ही देश छोड़ करके चले गए थे। आप सोच सकते कि कित हद तक के उधर पे जुल्म सितम हुआ होगा कि अपनी मादरी जगह छोड़कर जाने पर मजबूर हो गए। कितने 6.7 मिलियन लोग अपना देश छोड़ करके, कुछ लोग तुर्की में चले गए, कुछ लोग ईरान में चले गए, इराक में, इस तरह से अलग अलग जगह खाली अपनी जान बचाने के लिए, अपने बाल बच्चों की फ्यूचर बचाने के लिए, अपने बाल बच्चों की जान बचाने के लिए। और जितने बाकी थे वो सीरिया ही के अंदर थे, लेकिन इधर उधर भटक रहे थे। कभी एक जगह रहते, कभी उधर पे अटैक हुआ तो दूसरी जगह जाते, यानी कि उनको अपने जाने मतलब एक ख्वाहिश नहीं, लेकिन फिर भी उनको इतना सता दिया गया, इतना जुल्म सितम कर दिया गया कि अपनी जान बचाने के लिए वो लोग इधर उधर सीरिया ही में इधर उधर भटक रहे थे। तो ये भी मतलब मिडिल ईस्ट का बहुत बड़ा एक रिफ्यूजी प्रॉब्लम माना जाता है, जो आज भी वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फेमस है। जब आलमी सतह पे बात हो ही रही है तो हमें इराक को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इराक में भी 20वीं सेंचुरी के लास्ट में 8 साल तक लगातार जंग ही चल रही थी इराक के ईरान के साथ, फिर उसके बाद इराक की कुवैत के साथ। इसी तरीके से 8 साल तक वो जंग चली थी, जिसमें 2 मिलियन लोग मारे गए थे और लाखों लोग बेघर हो गए थे।
वो अनगिनत लोग बेघर हो गए थे। इसी तरह 20वीं सेंचुरी जो थी ना हमारी, पूरे आलमी जी सतह में देखा जाए तो 20वीं सेंचुरी बहुत ही जंग के माहौल में बहुत ही बोल जाए तो बहुत ही बेकार गुजरा था। उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड, उसके बाद फिर हिटलर वाली प्रॉब्लम, उसके बाद फिर जो हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम गिराया गया, फिर कोल्ड वॉर, इसी तरीके से जी एक बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम था। तो उसके बाद जब पब्लिक क्या सोच रही थी कि 21st सेंचुरी आ रहा है, 21st सेंचुरी में एक उनके पास एक न्यू ख्वाब था कि न्यू सेंचुरी आ रहा तो हमारे लिए कुछ डेवलपमेंट अच्छा होगा, होगा। कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा टेक्नोलॉजी का कुछ जमाना आया, कुछ अच्छा ह्यूमैनिटी होगा, ये सब इन सब के ऊपर फोकस किया जाएगा। इस तरीके का एक न्यू ख्वाब लेकर के पल रहे थे, क्योंकि 20वीं सदी में देखा जाए तो 146 कंट्री अपनी फ्रीडम के लिए लड़ी थी। तो उस टाइम भी बहुत ज्यादा खूनरेजी हुआ था, उस टाइम भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस किए थे। तो इसीलिए अब पूरी आवाम ये सोच रही थी कि एक न्यू सेंचुरी आ रहा है हमारे लिए, तो एक कुछ नया, कुछ अच्छा लाएगी। जी मगर अगर देखा जाए इराक में जब 21वां सेंचुरी किस तरीके से स्टार्ट होता है, 2003 में जी 2003 में अमेरिका इराक को इन्वेशन करता है, जिसमें वो पूरा का पूरा अगर कहा जाए एक लफ्ज में तो पूरे का पूरा इराक को बर्बाद कर देता है अमेरिका। क्योंकि वो सद्दाम हुसैन को पकड़ने के नाम पे जहां भी इंफॉर्मेशन मिली उधर सद्दाम हुसैन तो उधर एक बम गिरा दे रहा था। उसकी वजह से कितने ज्यादा सिविलियंस जो आम आदमी है उधर मारे जा रहे थे, वो उसकी कोई गिनती नहीं थी। वो जहां दिल कर रहा था उधर बम गिरा दे रहा था, इस तरीके से था। और फिर लास्ट में जब सद्दाम हुसैन को पकड़ लिए तो उसके जी बाद सद्दाम हुसैन को मारने के बाद उधर अमेरिका एक पपेट गवर्नमेंट उधर लाती है। उसकी वजह से पूरे के पूरे इराक का जो पॉलिटिक्स था वो पूरा बर्बाद हो चुका होता है। और उस टाइम इराक के लोग क्या कर रहे थे, शिया मुस्लिम और सुन्नी सुन्नी मुस्लिम ये दोनों आपस में लड़ रहे थे। इनकी वजह से जो आम जनता थी वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भटक रहे थे। उस टाइम में 4 मिलियन लोग रिफ्यूजी बनते हैं, जिसमें से 1.9 मिलियन लोग दूसरी कंट्री में, दूसरी अरब कंट्रीज में अपनी जान बचा करके एज ए रिफ्यूजी चले जाते हैं, अपना घर द्वार छोड़ करके दूसरी जगह कैंपों में रहना शुरू कर देते हैं, सिर्फ इस वजह से। ये हालात हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे कि फलस्तीन में किस तरह इशू चल रहा था। तो फलस्तीन भी एक रिफ्यूजी कैंप में रहने वाले लोग हैं। उधर तकरीबन जो अभी इसराइल के साथ जो वार हुआ था अक्टूबर के बाद, तो वो जो 7 अक्टूबर के बाद जो वार चलना शुरू हुआ था उस वक्त से बहुत लोग अभी रेफ्यूजी, तकरीबन 6 मिलियन लोग अभी रेफ्यूजी कैंपों में रह रहे हैं। और जहाँ पर ना खाने की सहूलियत है, ना पीने की सहूलियत, ना मेडिसिन की सहूलियत है। यहाँ तक कि लोग, बच्चे और लोग भी भूख की वजह से उनकी पसलियां तक नजर आना शुरू हो गई थी। कई लोग तो इस भूख की वजह से शहीद हो गए। ये क्योंकि वो इसराइल जो है उनको एक हिसार बोलते हैं ना, उनको घेर लिया था ना, कि उधर खाना पानी कुछ भी नहीं पहुंचे गए से, तो भूख की वजह से बहुत लोग शिकार होके शहीद हो गए। अलमाज भाई, मेरा कहना ऐसा है कि रिफ्यूजी प्रॉब्लम होते कैसे हैं, इनका कुछ तो क्लू होगा ना कि हाँ इस वजह से हो रहा है, कुछ इसका सॉल्यूशन, ऐसा कुछ तो होना चाहिए ना इसका। जब हम रिफ्यूजी प्रॉब्लम के पीछे के कुछ वजूहात असबाब को अगर गौर से देखें तो हमें मालूम चलेगा कि जहां पर सियासत अदम इस्तेकाम हो, यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो तो उस वक्त क्या है, रिफ्यूजी प्रॉब्लम ज्यादा होता है। मतलब वहां की सियासत सही नहीं हो तो वहां से लोग क्या करते हैं, जैसे जेनोसाइड चला बंगला जो अभी वेस्ट ईस्ट बंगाल था, बांग्लादेश में जेनोसाइड चला, तो वहां पे क्या है, सियासत बिगड़ गई। तो सियासत की वजह से लोग अपना मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क में चले जाते हैं। तो ये रिफ्यूजी प्रॉब्लम एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से होती है, और इससे सिर्फ एक जहां पर जो ये सियासत सही नहीं रहती वहां पर सिर्फ प्रॉब्लम नहीं होती है, उस मुल्क में सिर्फ प्रॉब्लम नहीं होती है, उसके साथ साथ दूसरे मुल्क में प्रॉब्लम होती है। जैसे अब जो बांग्लादेश था उससे 10 मिलियन लोग हिंदुस्तान में आए, हमारे देश में आए। तो जो 10 मिलियन लोग हैं तो हिंदुस्तान उनको देखना है, उनको जमीन देना है, उनका जो भी स्टेटस है उसको सब देखना है। तो ये एक नेशन नहीं, सिर्फ दूसरे, इसकी वजह से दूसरे नेशन पे भी क्या असर पड़ता है। तो ये सब खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए, यही सोल्यूशन हो सकता है कि हमारी पॉलिटिक्स जो है उसको सही मायने में सही लोग उसको संभाले, तो ये सब क्या है, जो रिफ्यूजी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर एक कंट्री में रिफ्यूजी प्रॉब्लम होता है तो दूसरे कंट्री में शुरू हो जाता है, क्योंकि लोग इधर से उधर होते हैं, फिर तीसरे, तो इस तरह पूरे आलम में रिफ्यूजी प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमारी पॉलिटिक्स है, जो नेशन की पॉलिटिक्स है, अगर वो सही से रही तो ये सब रिफ्यूजी प्रॉब्लम जो है वो फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी,
आखिरी तक हमारे इस एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको इस एपिसोड के ताल्लुक से अगर कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।